हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर एक बार फिर से। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज चल रही है इस समय, और हम अब पहुंच चुके हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले चैप्टर D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स के तरफ। और आज की वीडियो में हम कराएंगे D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट अच्छे MCQs। तो पिछला लेक्चर जो था वो हमने P ब्लॉक का कवर किया था, जिसमें ग्रुप 17 प्लस ग्रुप 18 के मैंने क्वेश्चंस अच्छे करा दिए थे आप लोग को। अब बारी है कि अब हम लोग चले हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। तो चलिए इसके क्वेश्चन के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर के। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके यहाँ क्या पूछा है? एलिमेंट्स which has incompletely filled d orbitals in its ground state or in any one of its oxidation state is known as। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि चाहे ग्राउंड स्टेट में हो, चाहे अपने उनकी एक्साइटेड स्टेट में हो या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में, हमेशा डी ऑर्बिटल्स जो रहते हैं वो कभी भी फील्ड नहीं होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। तो ऐसे तरीके के एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लोग एक और नाम देते हैं जो कि आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके यहाँ पे होते हैं। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी होते हैं सारे के सारे आपके लगभग ट्रांजिशन एलिमेंट्स वहां पर माने जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वहां पे नहीं माने जाते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सी भी आपका यहाँ पे सही हो सकता है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, तो सी भी आपका सही हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स वहां पे माने जाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की सीरीज में, जो वहां पर मींस ट्रांजिशन इफेक्ट शो नहीं करते हैं, मींस मेटेलिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं, जिस वजह से उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है पूरी तरीके से। इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी सही हो सकता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स वहां पे नहीं माने जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट हैव n-1 d⁻10 ns2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी कि ये जो आपकी यहाँ पर लिखी हुई है n-1 d⁻10 ns2, ये जो आपकी होती है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जब हम लोग इस सीरीज में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग बात करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में ये जो रहती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का ये तरीका होता है, इसी के थ्रू हम वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है इन चारों में से जो कि ये कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करता है। ठीक है, तो एक बात मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके 3D सीरीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए इस लेवल पे। तो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके क्या क्या होते हैं? आपका आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, Cr आपका, फिर मैंगनीज, फिर आपका आता है आयरन, Ag, फिर आपका आता है कोबाल्ट, फिर आपका आता है निकल, फिर आता है आपका कॉपर, और लास्ट में आता है आपका जिंक। ये 3D सीरीज आपकी यहाँ पर होती है 1 2 3 4 5। हाँ, ये आपकी 3D सीरीज यहाँ पर होती है और इन सब की कुछ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होती हैं। जैसे कि आपका स्कैंडियम जो रहता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3D1 4s2, टाइटेनियम की आपकी होती है 3D2 4s2, वेनेडियम की आपकी होती है 3D3, ये कुछ और लिख गया है, 3D3 4s2, Cr की होती है 3D5 4s1, Mn की होती है 3D5 4s2, आयरन की होती है आपकी 3D6 4s2, कोबाल्ट की होती है 3D7 4s2, निकल की होती है आपकी 3D8 4s2, कॉपर और जिंक जो होता है, कॉपर के लिए आपकी होती है 3D10 4s1 और इसके लिए आपकी होती है 3D10 4s2। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होती है 3D ब्लॉक के इन एलिमेंट्स के लिए। और मैं आपको ये कहूँगा कि इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को आप बाय हार्ट ज़रूर अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि जो अगला चैप्टर जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जो कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, उसमें इस सीरीज के सारे एलिमेंट्स का यूज़ वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से घुसा दिया ज़रूर गया है। तो अगर आपने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ ही नहीं पाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इस चैप्टर को पढ़े आप कोऑर्डिनेशन के सवाल नहीं लगा सकते हैं।
क्योंकि वहां पर जब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बिना इस चीज को जाने आप वहां पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे वहां पर बनते हैं इनसे रिलेटेड। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं। आप चाहें तो इनको आप लिख भी सकते हैं, और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। 1 2 3 आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें किस में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो कन्फिग्रेशन है ये डी ब्लॉक के सारे सीरीज के लिए होता है। 4 सीरीज वहां पे होती हैं, 3D 4D 5D एंड 6D। तो सबके लिए यही सेम कन्फिग्रेशन वहां पे यूज होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे वेनेडियम की बात करें, तो वेनेडियम यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D3 4s2 यहाँ पे आपका दिया हुआ है, और ये इस कन्फिग्रेशन के बेसिस पे यहाँ पे सही बैठ रहा है। ये आई थिंक D1 to 10 होना चाहिए, और ये जो NS2 यहाँ पे दिया हुआ है ये 1 से 2 आपका होता है, लेकिन यहाँ पे आपका ये 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही लिखी जाती है। तो वेनेडियम में अगर आप देखेंगे तो इस फॉर्मूले में ये सही बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे NS2 दिया हुआ है, तो NS2 यहाँ पे आपका होगा, ये 1 से 2 यहाँ पे बस इसको लिया जाता है। यानी कि जो आउटर मोस्ट यहाँ पे s ऑर्बिटल्स इसमें जो होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो वेनेडियम तो आपका नहीं होगा, वेनेडियम में आपका ये दे दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन यहाँ पे कॉपर का दिया हुआ है। अब कॉपर में हम चेक करते हैं। कॉपर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3D10, लेकिन 4s1 दे दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, यानी कि NS2, यानी कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे होने चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको कॉपर में नहीं देखने को मिल रहा है। कॉपर में आपको यहाँ पर s ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर ये जो कॉपर होगा वो इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो नहीं कर रहा है। यही सेम चीज अगर यहाँ पर ये NS1 लिखा होता या 1 to 2 लिखा होता, तब ये यहाँ पर ये सही बैठ गया होता, लेकिन क्योंकि नहीं दिया हुआ है तो कॉपर ऐसा एलिमेंट यहाँ पर है जिसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं होगी। और इसी के साथ अब हम कह सकते हैं कि हमारा कॉपर अगर यहाँ पे ऐसा ये कन्फिग्रेशन शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछा है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ये कन्फिग्रेशन शो नहीं करता है, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पर कॉपर। तो कॉपर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही एकलौता ऐसा एलिमेंट है जो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो नहीं कर रहा है। बाकी जिंक और टाइटेनियम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको NS2 जो है वो आपको देखने को मिल जा रहा है। जिंक में भी देखेंगे 3D10 4s2, ये तो पूरी तरीके से इसके फील्ड है। और टाइटेनियम में भी देखेंगे तो टाइटेनियम में भी आपके यहाँ पे 4s2 दिया हुआ है। तो जिंक और टाइटेनियम आपके नहीं है, ना ही आपका वेनेडियम है, लेकिन कॉपर यहाँ पे ऐसा एलिमेंट है जिसकी कॉन्फिगरेशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा थी इस क्वेश्चन में, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको तब भी यहाँ पे समझ आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप बैक करके एक बार फिर से आप देख लीजिए। तब तक हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट x इज फाउंड टू बी 3D54s1। द एलिमेंट x इज, यानी कि यहाँ पर आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दी हुई है एक एलिमेंट x की, जो कि इतनी आई हुई है 3D54s1 की। हमें बताना है कि वो एलिमेंट x आखिर कौन सा है। अभी मैंने आपको यहाँ पे सीरीज लिखवाई हुई थी कि सबकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 3D54s1 कॉन्फ़िगरेशन आपको किसकी देखने को मिलती है? किसकी देखने को मिलती है? वो आपको देखने को मिलती है Cr की। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो यहाँ पर 3D54s1 की होती है, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है 3D सीरीज में जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ये देखने को मिले। तो Cr इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देख लीजिए आपको Cr कहाँ दिख रहा है। अगर आप देख ऑप्शंस में तो, लेकिन यहाँ पे कहीं भी आपको Cr देखने को नहीं मिल रहा है। सारे के सारे ऑप्शंस सब तो यहाँ पे मतलब गलत दिए हुए हैं। तो आप चलिए ए कोई काट के Cu की जगह आप यहाँ पे Cr कर लिए, तो यहाँ पे Cr आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती थी, लेकिन इस गलती को, ऐसी गलतियां आपकी होती रहती हैं। एग्जाम्स में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे आपके ऑप्शंस जो रहते हैं वो गलत होते हैं, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तब उस केस में आपको नंबर नहीं मिलते हैं। लेकिन आप उसको अटेम्प्ट करते हैं, अगर उसमें ऑप्शंस गलत मिलते हैं तब आपको वहाँ पे नंबर भी वहाँ पे मिलता है। तो अगर ऑप्शंस आपको एग्जाम्स में गलत मिलेंगे तब भी आप उसको छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, ऑप्शंस गलत मिलेंगे, तो आपको नंबर वहाँ पे जरूर मिलेगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट X इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3d5, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन अब आया है थोड़े अच्छे लेवल का, तो इसको आप कर लीजिए, क्या डबल स्टार यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे आया है। अब क्वेश्चन में देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट एक X है, यानी कि उस एलिमेंट का हमें नाम नहीं बताया गया है, हमें वो एलिमेंट भी यहाँ पे पहचानना है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि आप इस एलिमेंट को पहचानिए भी कि एलिमेंट कौन सा होगा। यहाँ पे ऑल्दो पूछा नहीं है, लेकिन आप इस एलिमेंट का नाम जरूर सोचिए इस क्वेश्चन के थ्रू। कोई एक एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट X जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी X जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की यहाँ पर दी हुई है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आ रही है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने के बाद वो आ रही है आपकी 3d5 की, यानी कि 3d5 की आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। कोई ट्रांजिशन एलिमेंट X है और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की है। हमें बताना है कि इन सभी के बेसिस पे उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। यानी कि यहाँ पर आपका एक एलिमेंट दे दिया, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे दी, साथ में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे दिया, और अब उन सब के बेसिस पूछ रहा है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। समझे, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। आइए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब पहली बात देखिए X है, ठीक है, और 25, 26, 24, 28 ये हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी कि इतना तो आप समझ लीजिए कि 21 से 30 के बीच में जो आपके एलिमेंट्स आते हैं उन मींस उनके जो एटॉमिक नंबर जो आते हैं 21 से 30 के बीच में वो आपके 3D सीरीज के एटॉमिक नंबर्स होते हैं। यानी कि ये जो आपका X है ये आपका एक 3D सीरीज का कोई एक एलिमेंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये 3D सीरीज का एक एलिमेंट यहाँ पर है और 21 से 30 के बीच में है। तो अब 3D सीरीज को याद करिए। 3D सीरीज क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, ये आपकी 3D सीरीज पूरी होती है। अब एटॉमिक नंबर को लिखने का देखिए तरीका 21 से 30 के बीच में है, तो 21 आपका ये आ गया, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। तो ये जो है ये आपका पूरा एटॉमिक नंबर है इन सभी एलिमेंट्स का, उनके अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिवली। स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम 23 और ऐसे ही करते करते जिंक का 30 तक यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉन्फ़िगरेशन 3d5 आ रही है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो देखिए पहला तरीका, एक ट्रिक पहले 25, 26, 24, 28 चार में से कोई एक है। ठीक है, तो अब ए देखिए, ए आपका 25 है, तो हम लोग एक काम करते हैं, सबको एलिमिनेट कर देते हैं। इसको काटिए, इसको भी काटिए। 24 आपका दिया हुआ है, इसको पकड़िए। Mn दिया हुआ है, ठीक है। Fe दिया हुआ है, ठीक है, इसको काटिए। ये दिया हुआ है, इसको काटिए, इसको काटिए। यानी कि आपका जो यहाँ पर जो आपका एलिमेंट है वो आपका इन्हीं में से कोई एक है, Cr, Mn, Fe और आपका निकल। यानी कि इन्हीं चारों में से कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो आपका यहाँ पर है, इस X का जो नाम है, इन चारों में से कोई एक नाम वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट 3d5 आ रही है, तो सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो Cr की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपकी 3d5 4s1 होती है। Mn की आपकी 3d5 4s2 होती है। आयरन की आपकी 3d6 4s2 होती है और निकल की आपकी 3d8 4s2 होती है। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आई हुई है और 3d5 यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस X का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इस X का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 आया है और जब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 दिया हुआ है, अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल आता है तो वो क्या करता है, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर +3 लिखा हुआ है तो अब क्या चाहिए, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑक्सीडेशन के टाइम पे इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकालेंगे। ये सब जो आपके 5, 1, 6, 2 ये सब जो दिए हुए ये सब आपके इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और कुछ नहीं, सब आपके इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पर होते हैं। इसी तरह तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। तो अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन सब में से निकालने हैं, तो चलिए इनमें से निकालते हैं। देखिए शुरू से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा और 2 यहाँ से लेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक यहाँ से उठाया तो हमें अभी जरूरत 2 की और है, तो 2 यहाँ से लेगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब आप यहाँ से -3 यानी 3 इससे 1 इससे 2 हटाएंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी बन जाएगी, 3d3 की बन जाएगी। क्योंकि देखिए 5 + 1 6, 6 में से 3 गया 3,
ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 + 2 7 है, ये हो गया आपका 7, 7 में से आप यहाँ निकालेंगे -3, तो आपका 4 बचा, यानी कि 3D 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे आप लिखिए 6 - 3। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 6 + 2 8, 8 में से आपने 3 निकालना है, तो यहाँ पे आपको बन जाएगा 3D 5। और 3D 5 आई थिंक आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है इस एलिमेंट X का, यानी कि 3D 5 यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो जो आयरन है वही आपका यहाँ पर ये X यहाँ पर है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3D 5 एंड इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है, यहाँ देखिए लिखा है कितना होता है, 26 होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका B 26 यहाँ पर होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर एटॉमिक नंबर को पहचान सकते हैं जब आपके सामने ऐसा सिचुएशन दिया हो। ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी आपका देता है तो आपको याद रखना होगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एलिमेंट की याद होनी चाहिए। आप 3D सीरीज की याद कर लीजिए, बहुत है आपके लिए। 3D सीरीज से ही सवाल आपके ज़्यादातर आते हैं, तो 3D सीरीज के अगर आप ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेंगे, उस बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल कर आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप एक काम करिए, 3D 5 यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो आप एक काम करिए, आप निकालिए यहाँ पर 3D 7 के लिए। 3D 7 के लिए आपका यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होगा और उसकी एटॉमिक नंबर क्या होगी, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट शोइंग BCC लैटिस स्ट्रक्चर इज, यहाँ पे शायद इज लिखा होगा, इज नहीं लिखा गया है, इज यहाँ पे होगा। हमें ऐसा कौन सा यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि BCC लैटिस स्ट्रक्चर उसका होता है, यहाँ पे हमें बताना है। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं, A वेनेडियम, B आयरन, C कॉपर एंड D कोबाल्ट। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके कुछ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आपके हैं 3D सीरीज में, चाहे 4D में, 5D, सब में, जो भी सीरीज है, सब में आपके कुछ ना कुछ लैटिस स्ट्रक्चर आपके बनते हैं। और इन सब की जो आपके यहाँ पर टेबल आपका जो है इन सब का, वो आपके NCERT में साफ साफ एकदम दिया हुआ है। वैसे तो जल्दी इन सब पे सवाल आता नहीं है, लेकिन एक बार आप अपनी सहूलियत के लिए उसको याद जरूर रख लीजिएगा। भले ही आप 4D 5D का उतना ना याद रखें, लेकिन 3D का आप जरूर से याद कर लीजिएगा। तो 3D में जो आपके BCC लैटिस स्ट्रक्चर जिनका होता है वो आपके होते हैं, एक आपका वेनेडियम का होता है, एक आपका Cr क्रोमियम का होता है, और एक आपका आयरन का होता है। तो इन्हीं तीनों का ऐसा जो रहता है, इनका BCC लैटिस स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। और अगर ऑप्शंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर A में वेनेडियम दिया हुआ है, B में आयरन दिया हुआ है, तो A और B आपके यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। लेकिन C और D जो हैं, ये इन दोनों में आपका CCP लैटिस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इनका देखने को मिलता है, और इन दोनों में हमें BCC देखने को मिलता है। समझे, बॉडी क्लोज क्यूबिक, ठीक है, BCC वो और CCP ये। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छा लगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे ये पूछा है कि द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज, यानी कि ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी नहीं है। तो आपके जो यहाँ पर ऑप्शंस के बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो ये सारे आपके 3D सीरीज के एलिमेंट दिए हुए हैं, और 3D सीरीज में सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी नहीं होती है, और वो दोनों आपके होते हैं, एक होता है आपका स्कैंडियम और दूसरा होता है आपका जिंक। यही दोनों ऐसे होते हैं जिनकी कोई भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्कैंडियम के पास इनकम्प्लीट फील्ड d ऑर्बिटल्स होते हैं, और जैसे ही ये +3 में चला जाता है उस केस में इसका ये 0 हो जाता है, यानी कि 3D 0 हो जाता है। और अगर ये 0 हो जाता है और जिंक जो रहता है जैसे ये +2 में जाता है तो इसका 3D 10 हो जाता है। तो इसके पास तो पूरे d ऑर्बिटल्स ही भर गए और इसके पास जो d ऑर्बिटल्स बचे ही नहीं। तो जब ऐसा केस जब आता है तब उस केस में कोई भी तरीके का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट उस कंपाउंड का देखने को या उस एलिमेंट का देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए स्कैंडियम और जिंक ही ऐसे एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कोई भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। और अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो जिंक आई थिंक नहीं दिया हुआ है, सी स्कैंडियम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो A B D है इन सब में आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल जाती है, चाहे ये +2 में जाए चाहे +3 में जाए। ठीक है,
तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपने इस वीडियो के 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन बीएम यानी बोर मैग्नेटॉन अमंग ऑल द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज, यानी कि हम जो यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की, उसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आती है वो यहाँ पर कौन सी होने वाली है। और जो आपका ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके किस पे डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितने ज्यादा आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलता है। और ट्रांजिशन मेटल्स के केस में हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 5 होते हैं, यानी कि 5, यानी कि मैक्सिमम number of unpaired electrons can be 5 only, यानी कि 5 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ट्रांजिशन मेटल में हमें देखने को नहीं मिल सकता है। तो अगर 5 जो सबसे ज्यादा होता है तो इसका अब हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी के बेसिस पे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, रूट ऑफ n प्लस 2। इस तरीके से आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो कि mm यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको निकालते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 5 और ये 5 प्लस 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, रूट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 7 जो कि आ जाएगा आपका रूट 35, और रूट को जब आप खोलेंगे तो वैल्यू अप्रोक्स 5.92 के आसपास कुछ आपको देखने को यहाँ पर बोर मैग्नेटॉन की मिलती है। और यही आपका मैक्सिमम होता है, यानी कि 5.92 बोर मैग्नेटॉन इज द हाईएस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो 5.92 आपको जहां दिख रहा है वो आपका सही हो जाएगा, तो ए में दिख रहा है, ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूछ रहा है कि द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग आर, यानी कि आपके सामने यहाँ पे 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो पैरामैग्नेटिक होगा। अब यहाँ पर मुद्दा आता है पैरामैग्नेटिक होता क्या है, और एक और यहाँ पे पैरामैग्नेटिक का आता है, वो पैरामैग्नेटिक के साथ होता है, वो होता है आपका डायमैग्नेटिक। तो जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि पैरामैग्नेटिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, यानी कि पैरामैग्नेटिक उनको कहेंगे, पैरामैग्नेटिक तब होंगे जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तब उसे हम पैरामैग्नेटिक स्पीशी कहेंगे। और डायमैग्नेटिक जो होता है वो ठीक इसका उल्टा होता है, यानी कि हम लोग डायमैग्नेटिक तब कहेंगे जब आपके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड का मतलब जिनका किसी भी तरीके का पेयर नहीं बनता है, जैसे कि आप किसी भी ऑर्बिटल में जाएंगे तो आपको ऐसा पेयर देखने को ना मिले, तो अगर ऐसा पेयर देखने को मिल जाता है तो वो आपके डायमैग्नेटिक के केस में आ जाएंगे। और अगर कुछ ऐसा बनने के बाद अगर ये यहाँ पर ऐसे खाली रह जाता है तो इसे हम पैरामैग्नेटिक का केस यहाँ पे कहेंगे। तो इस हिसाब से आपका जो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा पैरामैग्नेटिक के लिए, वो आपका अगर ऑप्शन के बेसिस पे आएगी तो आपका निकेल 2+ यहाँ पर हो जाएगा। Ni2+ आपका यहाँ पे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब भी Sc3+ का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कितना होता है, 3d1 4s2 का, और जब ये +3 में जाएगा तो आपके यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को इसको चाहिए होंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3d0 4s0। तो अब इसके पास कोई भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है
तो ये आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। अब बी में आपका यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बी में क्या होता है, बी में आपका होता है 3d10 3d8 4s2, और यहाँ पे जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3d8 हो जाएगा। और अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपका यहाँ पर ऐसा पेयर देखने को मिलेगा, और फिर एक ये और एक ये आपके यहाँ पे 5 ब्लॉक बनेंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसे आपके ब्लॉक्स बनते हैं। तो ये यहाँ पे इसको और मैं थोड़ा सा क्लियर बनाता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पे एक ऐसे है और एक ऐसे है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं और इनमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेंगे। और इसका आप ऐसे डायग्राम बना के खुद आप एक बार देखिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 21 विथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज, यानी कि हमें यहाँ पर एक एलिमेंट दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 की दी हुई है, और हमें बताना है इनके बेसिस पे कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकलेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका रहता है वो आपका निकलता है अंडर रूट में n ऑफ n+2 से। अब 21 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का होता है, आप मेरे को सोच के बताइए, उम्मीद आपने सोच लिया होगा। तो 21 एटॉमिक नंबर जो रहता है वो आपका स्कैंडियम का होता है, और क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 की दी हुई है, तो यानी कि Sc2+, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है 3d1 4s2। तो अगर 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो इसको काट देंगे तो एक यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेगा, और यही यहाँ पर हमारा फिट होकर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट इसका निकलेगा। अब क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं +1 आपका यहाँ पर बचा हुआ है, तो ये 1 यहाँ जाएगा, तो रूट में कितना हो जाएगा 1 ऑफ 1+2, यानी कि हो गया रूट में आपका 3, और रूट 3 का वैल्यू 1.32 आपका होता है बोर मैग्नेटॉन में। यही आपका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। अब यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे आपको 1.73 दिख जाए और आपको सही हो जाएगा। ए ऑप्शन में दिख रहा है तो ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट इज फाउंड टू बी 3.87 बोर मैग्नेटॉन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर, यानी कि एक कंपाउंड हमारे यहाँ पे है, यानी कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पर हमारा दिया हुआ है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 बोर मैग्नेटॉन निकल कर आया है। तो उस केस में उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे कि हमें ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है मैग्नेटिक मोमेंट की। अब यहाँ पर सिंपल अगर अब मैं आपको बता दूं, ऑप्शंस के बेसिस पे अगर हम लोग एक एक को लगाने चलें तब भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली इसका आंसर याद रखना चाहिए। डायरेक्टली जो इसका आंसर होगा वो आपका यहाँ पर 3 होगा। 3 जो होता है वो आपका यहाँ पर सही होगा। अब इसके पीछे का यहाँ पे रीजन होता है, देखिए 3 को मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट किस निकलता है रूट ऑफ n+2 से, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 3 ऑफ 3+2, तो आपका 3 5 15 रूट 15, तो इसका वैल्यू 3.87 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि रूट 16 होगा तो 4 आ जाएगा, तो रूट 15 एक कम, यानी कि 3.87 बोर मैग्नेटॉन आएगा। ये आपको डायरेक्टली याद तो रखना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप कैलकुलेट करके हर एक एलिमेंट निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसका भी निकाल सकते हैं सबका सॉल्व करके, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। आपको क्या करना है, आपको हार्डवर्क तो करनी है, साथ में आपको दिमाग से खेलना है, स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि बिना स्मार्ट वर्क किए आप इस एग्जाम को, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आप नहीं कर सकते। आपकी हार्डवर्क तो जरूरी है, लेकिन वहाँ पे आपका स्मार्ट वर्क भी बहुत उतना ही ज्यादा जरूरी है। 3.87 BM आपका तब आता है जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 2 के साथ अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 के साथ आपका 2 ऑफ 2+2 ये होता है आपका अंडर रूट में, यानी कि रूट 8, और इसकी वैल्यू 2.9 के आसपास अप्रॉक्स कुछ आती है शायद। 5 की तो हमने अभी आपको देखी थी, 5.92 हो जाएगी, और 0 की तो 0 ही होगी, क्योंकि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर रूट में जाएंगे तो 0 ऑफ 0+2, यहाँ 2 तो आ जाएगा, लेकिन अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा 0 आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी आपके बिल्कुल गलत थे, सी आप डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा होगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। द फिलिंग ऑफ 4f बिफोर 5d ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन अ रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई कॉल्ड। यानी कि ऐसा कौन सा तरीका होता है या ऐसा क्या होता है जिसकी जब हम लोग 4f यानी कि f ब्लॉक f ऑर्बिटल्स जब आते हैं तो उनको उसको जब हम फिल करते हैं d ऑर्बिटल्स को भरने से पहले, तब क्या होता है कि हमारी एटॉमिक रेडियाई में एक रेगुलर डिक्रीज देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारी जो उसकी एटम की साइज होती है, यानी उसकी साइज वो डिक्रीज होने लगती है जैसे जैसे हम लोग इसको फिल करते जाते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप लोग क्या कहते हैं ऑर्बिटल्स को लेकर आते हैं, डी ऑर्बिटल्स को चाहे एफ ऑर्बिटल्स हो, तो वहां पर आपकी एटॉमिक नंबर इंक्रीज करती है जिसकी वजह से आपकी एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस यहां पर बनता है कि जब जैसे जैसे 4f को आप पहले भरते हैं 5d से पहले, तो वहां पर एक एक्सेप्शन आता है और वो एक्सेप्शन होता है कि डिक्रीज होता है। और ये जो मीन्स वो होता है जिसकी वजह से हमें डिक्रीज देखने को मिलता है, वो होता है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वही आपका मेन जड़ होता है कि आपका क्यों एटॉमिक रेडियाई में डिक्रीज देखने को मिलता है जब हम लोग 4f ऑर्बिटल्स को 5d ऑर्बिटल से पहले फिल करते हैं। और एक और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आता है, वो होता है आपका एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जस्ट ये आपका 4f की जगह आपका 5f हो जाता है और यहाँ पर ये 5d की जगह 6d हो जाता है। यानी कि जब हम लोग 5f ऑर्बिटल्स को 6d ऑर्बिटल से पहले भरते हैं तब एटॉमिक रेडियाई में एक डिक्रीज होता है, वो एक एक्सेप्शनल केस आता है। उस एक्सेप्शनल केस को हम लोग एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और जब 4f 5d का केस चलता है तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है और 5f 6d का एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया था 4f को 5d से पहले, तो यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ अब आपको इस वीडियो में जितने कराए गए क्वेश्चन सब के सब अच्छे लगे होंगे और लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर और कुछ सवाल हम लोग अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और इस वीडियो को अब हम यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो हो सकता है सब करिए और सब तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट रहेगा तब तक ये हम लोग का जो आपके लिए कंटेंट लाना है वो भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया होता जाएगा। आप सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आपकी पढ़ाई के लिए सब के सब वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट के अब हम चलते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।